इस वीडियो का टॉपिक है बिहार का परिचय। परिचय का मतलब डिटेल जानकारी से होता है। इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य की स्थापना, बिहार की चौहद्दी, बिहार की संरचना, बिहार की भाषाएं, बिहार की प्रमुख नदियां, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की जनसंख्या, बिहार के पड़ोसी राज्य, बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमार अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि परेशान नहीं हो, एग्जाम तो पास करबे करब कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है। जैसे गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, ये सब बहुत सारी नदियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा, बिहार में अगर नदी की बात करें तो सबसे पहला नाम गंगा नदी का आता है, जो बिहार का पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से यह नदी निकलती है, ठीक है। और प्रयागराज से होती हुई पटना, बिहार से होती हुई आगे जाती है। अपने बिहार में जो गंगाजल इतना पवित्र माना जाता है, यह गंगा नदी का ही जल है। बहुत सारे गंगा घाट हैं जहाँ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जैसे सिमरिया, बनारस, प्रयागराज, ये सब बहुत सारे गंगा घाट हैं। जो लोग देवघर गए होंगे उन्हें पता होगा कि सिमरिया से ही जल लेकर लोग देवघर जाते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतना डिटेल बताने के पीछे ये रीजन है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी किससे मिलती है या कहाँ से निकलती है। वहीं गंगा के बारे में कह रहा है कि गंगा बिहार की प्रमुख नदी है जो 64 राज्य में प्रवेश करती है। बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम गंडक नदी की बात करें, गंडक दक्षिणी दिशा में बहती है और बिहार के पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले में अपना पानी बहाती है। बागमती दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से बहती है। ये नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है और अंत में जाकर कहाँ मिलती है? गंगा से मिलती है। फिर महानंदा के बारे में कह रहा है कि रतबा, बालसोन और कंकई महानंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले बागमती नदी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके जिला से कौन सी नदी बहती है। कोसी के बारे में कह रहा है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी जो है, कोसी का रफ्तार बहुत तेज होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से निकलती है और यह कब और कहां की जगह को तहस नहस कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कमला, ये नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है। सोनी, धौरी, बालन और त्रिशूला कमला की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये सारा चीज हमें ध्यान रखना है। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, और नॉर्थ मतलब उत्तरी क्षेत्र का हम बात करते हैं और ये साउथ मतलब दक्षिणी क्षेत्र का। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर से मिलती है, वो हमारा कौन कौन सा है? तो वो सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानदी है। सरयू को घाघरा के भी नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम दक्षिण की सहायक नदियों की बात करें तो वो कर्मनशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, क्यूल है, अजय है और चंदन है। ये सारी नदियां जाकर किससे मिलती है? तो ये सारी नदियां जाकर गंगा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फल्गु, जिसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, इसके बारे में कह रहा है कि बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे लीलाजन, जिसे निरंजना या नीलांजना के रूप में भी जाना जाता है, और मोहना 270 मीटर से अधिक की संयुक्त चौड़ाई के साथ 2 बड़े आकार की पर्वतीय धाराएं फल्गु नदी के निर्माण के लिए एक साथ आती हैं। तो कौन कौन से पर्वत से धारा आती है? लीलाजन और मोहना पर्वत की धाराएं जो है वो आकर के इस नदी का निर्माण करती है। फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। गया शहर से गुजरने के बाद एकीकृत धारा उत्तर की ओर बहती है, मतलब ये दोनों धारा आकर एक साथ मिल जाती है, जो गया से गुजरने के बाद एकीकृत हो जाती है, मतलब एक साथ आ जाती है, जो 820 मीटर से अधिक की चौड़ाई तक फैलती है। बिहार में फल्गु नदी 135 किलोमीटर में फैली हुई है। बौद्धों और हिंदुओं के लिए यह नदी पवित्र है, मतलब यह बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, हिंदू धर्म के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए भी। वहीं इसके बारे में और कह रहा है कि फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी है। रामायण के रूप में जाना जाने वाला हिंदू महाकाव्य गया शहर और फल्गु नदी का उल्लेख करता है, मतलब रामायण में भी गया शहर और फल्गु नदी दोनों का उल्लेख है, मतलब दोनों के बारे में बताया गया है।
अब है सोन नदी। इसके बारे में कह रहा है कि भारत के मध्य क्षेत्र में एक मौसमी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी के पास से, कौन से पहाड़ी के पास से? अमरकंटक पहाड़ी के पास से शुरू होती है और पटना बिहार के पास समाप्त होता है, जहां यह गंगा नदी के साथ मिल जाती है। पूछा जा सकता है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो हमारा आंसर होगा सोन नदी। यमुना नदी के बाद सोन नदी गंगा की दक्षिणी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि गंगा के उत्तरी में कौन सी नदी आती है और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी नदी आती है, तो ये हमें एकदम माइंड में बैठाकर कॉन्सेप्ट बनाकर उसका रखना है। कोइलवर पुल जो सोन नदी को फैलाता है और आरा और पटना, मतलब आरा और पटना को जोड़ता है, भारत का सबसे पुराना नदी पुल है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्थित काकोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 47 मीटर, 48 मीटर, 49 मीटर या 50 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 मीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा। काकोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर है। कह रहा है कि काकोला जलप्रपात नवादा जिले में एक सुरमय जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं का सुझाव है कि कृष्णा अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो ये सारी बातों को हमें माइंड में रखना है। तो अब जिन्हें बिहारी होने पे गर्व है वो कमेंट में आई लव बिहार लिखें। क्या लिखेंगे? आई लव बिहार। यही वो काकोलाट झरना है जो लोहबर नदी का हिस्सा है, जो झारखंड में हजारीबाग के पहाड़ी इलाके से बिहार में बहती है। इस झरना में कभी इधर जाने का मौका मिले, जाइए, स्नान कीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। कह रहा है उत्तर बिहार में 7 प्रमुख नदियां हैं और उनकी कई सहायक नदियां हैं। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां हैं। ठीक है, मानसून के टाइम में, मतलब जिस टाइम ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम बाढ़ जो आता है बिहार में, तो वो कौन कौन सी नदियों की वजह से बाढ़ आता है? तो पहली नदी हमारी महानंदा है, फिर कोसी नदी है, फिर बागमती है। बागमती का तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर दरभंगा वगैरह या समस्तीपुर से बिलोंग करते होंगे तो अच्छे से पता होगा बागमती नदी का क्या कमाल होता है। फिर बूढ़ी गंडक है, नाम ही बस बूढ़ी है, बट ये नदी जो है ये मानसून के टाइम में, मतलब बारिश के टाइम में हो सकता है इस तरह का बाढ़, मतलब एकदम बहुत तबाही मचा सकती है नदी। गंडक है, ये सारी कुछ नदियां हैं। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये सारी नदियां नेपाल से निकलती है और इन सभी नदियों का जल हिमालय से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हमारे पास ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा और कोसी। तो ये कोसी नदी है जो कि हिमालय पहाड़ से निकलती है। इसके बारे में कह रहा है कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो ये गंडक नदी जो है वो 120 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। कह रहा है कि गंडक पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों के माध्यम से बिहार राज्य के गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व 300 किलोमीटर, जो 190 मील के बराबर है लगभग, बहती है। यह सोनपुर, जिसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, में हाजीपुर के नीचे की ओर पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार के किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? तो सबसे ज्यादा गति किसकी है? गंगा की या गंडक की या बूढ़ी गंडक की या महानंदा की? तो सबसे तीव्र जो गति है वो किसकी है? बूढ़ी गंडक की। जस्ट हम पीछे बताएं कि बस नाम के लिए बूढ़ी इसका रखा गया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बुढ़ापा में भी एकदम स्पीड जो है इस नदी का, बहाव जो है इस नदी का, वो बहुत ज्यादा तीव्र है। इसके बारे में कह रहा है कि बूढ़ी गंडक बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी है। यह गंडकी नदी से पूर्व में उसके समानांतर बहती है। बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण जिले में आरंभ होती है, फिर यह पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से निकलकर अंत में खगड़िया जिले में खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। मतलब यह नदी जो है बूढ़ी गंडक,
वो कहाँ पे आके गंगा से मिलती है? खगड़िया शहर के पास आकर वो गंगा से मिलती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है सोन, बागमती, पुनपुन, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, कर्मनसा, गंडक, घाघरा, और है हमारे पास ऑप्शन अजय, सोन और पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनसा, गंडक और घाघरा। ये जो नदी है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कह रहा है कि गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही घाघरा, जो कि सरयू के नाम से भी जाना जाता है, वो गंगा नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। कर्मनासा जो नदी है वो गंगा की एक सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सोन बैराग परियोजना, गंडक परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कह रहा है गंडक परियोजना के बारे में कि गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी पर सुर्तपुरा नेपाल में जो कि जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, मतलब यहाँ पे जल से बिजली का उत्पादन किया जाता है, बहती हुई जल की धारा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। बांध बिहार के भैंसलोतन वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, मतलब इसका जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना 37,410 किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र के पानी को रोकती है, जो ज्यादातर नेपाल और आंशिक रूप से भारत में है। 4 दिसंबर 1959 ईस्वी को गंडक सिंचाई और बिजली परियोजना पर नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक सिंचाई और बिजली परियोजना पे कब दस्तखत हुआ था? तो 4 दिसंबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बिहार और नेपाल, और है बिहार और ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल, क्योंकि कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है कि सप्तकोसी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी, जो कि भारत में कोसी नदी के रूप में जानी जाती है, पर निर्मित करने के लिए प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ का नियंत्रण करना तथा जल विद्युत उत्पन्न करना है। मतलब एक बांध बनाया गया है जिसमें जल को रोका जाता है और फिर जब बहुत ज़्यादा जल हो जाता है तो उस समय उस जल को छोड़ा जाता है, मतलब बांध को खोल दिया जाता है और जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर कह रहा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कि यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त जल परियोजना है। इसे 1954 ईस्वी में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और भूमि संरक्षण। वैसे तो किसी भी जल परियोजना का यही उद्देश्य होता है कि बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और भूमि का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो हमारे पास ऑप्शन है कमला नहर, सोन नहर, पूर्वी कोसी नहर, त्रिवेणी नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर। कह रहा है इसके बारे में कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, इस नहर प्रणाली से बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो ऑप्शन है हमारा कोसी, सोन, गंगा और गंडक। तो सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक से निकलती है। इसके बारे में कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर जो बिहार के सारण जिले के समीप गंडक नदी से निकलती हुई नहर है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। महाकाव्यों में इसे सदा नीरा कहा गया है। यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य का सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है गंगा, सोन, गंडक और कोसी। तो त्रिवेणी नहर में किससे पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है।
इसके बारे में कह रहा है कि त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। इसे 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। हम चाहते तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, बट आंसर देने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसको और थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए हमको डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है, बल्कि उस ऑप्शन को और भी डिटेल से पढ़ना है। तो प्लीज धैर्य बनाकर हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। ऑप्शन दे रहा है भागलपुर के निकट, ढाका के निकट, डेहरी के निकट, हनुमान नगर के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर के निकट। कोसी परियोजना जो है वो किसके निकट निकलती है? हनुमान नगर के निकट। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर प्रीवियस वीडियोज आप लोग नहीं देखे हैं, बिहार जीके के कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1950 में, 1952 में, 1958 में या 1965 में। तो कोसी परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुई थी। इसके बारे में कह रहा है कि यह भारत और नेपाल की सरकारों की एक संयुक्त जल परियोजना है। यह कोसी नदी पे बना है। यह 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया था, जिसे 1961 ईस्वी में फिर से संशोधित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और भूमि संरक्षण था। वैसे भी हम पहले भी बताए हैं कि कोई भी अगर जल परियोजना है तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई या जल विद्युत उत्पादन या भूमि संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण मध्य क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास गंगा के दक्षिण पूर्व भाग में, या गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में, या गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में, या फिर गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। इसके बारे में कह रहा है कि बिहार में नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। गंगा के मैदान में अवस्थित होने के कारण बिहार में नलकूप लगाना आसान है एवं सरकार भी इसके विकास के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। मतलब अगर आप खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप लगाना चाहते हैं, जिसे यहाँ बोर्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली? तो ऑप्शन दे रहा है सोन नहर प्रणाली, गंगा नहर प्रणाली, सकरी नहर प्रणाली और गंडक नहर प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। इसके बारे में कह रहा है कि सोन नहर प्रणाली के तहत आरा लाइन 84.80 किलोमीटर, गारा चौबे 61 किलोमीटर, बक्सर लाइन 69.86 किलोमीटर, डुमराव लाइन 64.6 किलोमीटर, सोन उच्च स्तरीय नहर 68 किलोमीटर के अलावे करगहर, भोजपुर व कोइलवर वितरणी का निर्माण हुआ। इस नहर से प्रारंभ में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई। बिहार की चौहद्दी को समझते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो है वो नेपाल के बॉर्डर से टच करता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र से, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र जो हमारा नेपाल है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है नेपाल का। पूर्वी क्षेत्र जो हमारा है, अगर इस मैप को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, इसको हम ईस्ट लेते हैं मतलब पूरब लेते हैं, इसको वेस्ट मतलब पश्चिम लेते हैं, इसको नॉर्थ मतलब उत्तर लेते हैं, और नीचे वाले को साउथ मतलब दक्षिण अगर हम लेते हैं, तो ये 4 पार्ट में बटा है। तो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है इसका, इस मैप का मतलब बिहार के मैप का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र किससे टच करता है? पश्चिम बंगाल से टच करता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र जो है वो किससे टच करता है? तो दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से टच करता है। ध्यान रहेगा, दक्षिणी क्षेत्र किससे टच करता है? झारखंड से टच करता है। और पश्चिमी क्षेत्र जो है वो किससे टच करता है? तो उत्तर प्रदेश से टच करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है
और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिहार की चौहद्दी यही है। अब हम बिहार की संरचना की बात करते हैं, बिहार के डायमेंशन की बात करते हैं। अगर इस मैप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये ईस्ट हो गया, मतलब ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो पूरब के पश्चिम के क्षेत्र से क्या है, छोटा है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार की लंबाई सर्वाधिक किस क्षेत्र से है, तो आंसर होगा पूरब से पश्चिम, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबाई वाला क्षेत्र किधर है, पूरब से पश्चिम की तरफ है। इसे और डिटेल से समझने के लिए मैप को इरेज करते हैं फिलहाल अभी। अब देखिए इस मैप का ये राइट साइड वाला जो हमारा पार्ट है, जिसके सबसे लास्ट में किशनगंज है, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछे कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो वो किशनगंज होगा। और हमारा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार किस में आता है, किस क्षेत्र में आता है, तो ये पूर्णिया वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। वहीं अगर हम भागलपुर क्षेत्र की बात करें, तो भागलपुर क्षेत्र में एक भागलपुर आता है और एक बांका आता है, मतलब 2 जिला हमारा आता है भागलपुर वाले क्षेत्र में। वहीं अगर हम खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई का बात करते हैं, तो ये सारा हमारा मुंगेर क्षेत्र में आता है। फिर वहीं अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद, ये सब हमारा किस क्षेत्र में आता है, मगध क्षेत्र में आता है। वहीं अगर हम पटना क्षेत्र की बात करें, तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सब हमारा किस क्षेत्र में आता है, पटना क्षेत्र में आता है। तिरहुत क्षेत्र की बात करें, तो वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सब हमारा तिरहुत क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे उत्तर पश्चिम का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी चंपारण। वहीं अगर हम सारण क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है गोपालगंज, सिवान और सारण, ये सब किस क्षेत्र में आता है, सारण क्षेत्र में आता है। कोसी क्षेत्र की बात करें, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सब हमारा कोसी क्षेत्र में आता है। और अगर हम दरभंगा क्षेत्र की बात करें, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये सब हमारा दरभंगा क्षेत्र में आता है। ठीक है, वैसे तो आपका मैप ही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए ना, तो मैप ही सबसे आसान है। तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, तो मैप का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम बिहार के विभिन्न जिलों में बोले जाने वाली भाषाओं को समझते हैं। बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम गंगा नदी करती है। ठीक है, और वो 2 क्षेत्र हमारा एक हो जाता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी बिहार हो जाता है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी बिहार हो जाता है। वैसे तो उत्तरी बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहां का जो टोन होता है ना बोलने का, वो छपड़िया टोन होता है। ठीक है, और दक्षिणी बिहार में कंप्लीट भोजपुरी बोली जाती है, और दक्षिणी बिहार का जो टोन होता है वो कंप्लीट भोजपुरिया होता है। मगध का जो क्षेत्र होता है, जैसे पटना है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है, नालंदा है, नवादा है, इन सब जगहों पे मगही हिंदी बोली जाती है, या हम इसे मगही भोजपुरी भी बोल सकते हैं। मतलब इन सब पटना वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब मगध वाला जो क्षेत्र होता है, वहां मगही भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम मुंगेर, जमुई, बक्सर, भागलपुर, इस सब का अगर हम बात करते हैं, तो इस समय ठेठी मैथिली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी मैथिली बोली जाती है, ठेठी मैथिली बोली जाती है, मतलब ये थोड़ा खींच कर बोलते हैं। भागलपुर और बांका की तरफ अंगिका मैथिली बोली जाती है, ध्यान रहेगा, भागलपुर और बांका की तरफ अंगिका मैथिली बोली जाती है। सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी, ये सारा जो क्षेत्र है, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारा जो क्षेत्र है ये मिथिलांचल का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ मैथिल भाषा बोली जाती है। वैसे तो बिहार का डायलॉग ही है कि कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे बानी, मतलब 1-2 कोस पे आप अगर चेंज करिएगा, अपने गांव से दूसरे गांव में जाइएगा, तो वहां का पानी चेंज हो जाएगा, और 3-4 कोस पे अगर आप जाइएगा, तो वहां का बोली मतलब वहां की भाषा चेंज हो जाएगी। सीतामढ़ी जो माता सीता की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बिहार को छोड़कर हर स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती है, लेकिन बिहार ही हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसमें भाषाओं की बहुत विविधता है, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम पश्चिम चंपारण की बात करें, तो यहाँ बज्जिका मैथिली बोली जाती है। और अगर गोपालगंज, सिपान, सारण, इस सब की बात करें, तो यहाँ छपड़िया भाषा बोली जाती है, मतलब इसका टोन छपड़िया होता है। ठीक है, जैसे हम पहले ही बताए कि इसका टोन क्या होता है, छपड़िया होता है। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम कौन करती है, वो गंगा नदी करती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिहार के क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करने का काम गंगा नदी करती है। एक ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उत्तरी क्षेत्र होता है, और नीचे का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी क्षेत्र होता है। चौसा एक जगह है, बक्सर जिला में ये आता है चौसा जगह, वहीं से क्या है कि गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रहेगा।
चौसा एक जगह है और किस जिले में ये पड़ता है? बक्सर जिला में। और वहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और गंगा जो गंगोत्री से निकल कर आती है तो इसका बहुत लंबा रास्ता इसको तय करना होता है, इसलिए इसका रफ्तार थोड़ा सा कम है। बट दूसरी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, मतलब नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जैसे कमला हुआ, कोसी हुआ। कोसी को ऐसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत तीव्र गति से बहती है, जिसकी वजह से ये कब रास्ता बदल ले इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। किस गांव को अपनी पेटी में ले ले इसका भी कोई ठीक नहीं रहता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वहीं महानंदा और भी बहुत सारी नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सारी किससे मिलती है? गंगा से ही मिलती है, ठीक है। और लास्टली ये जा करके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में, मतलब पूरा में बंगाल की खाड़ी है, तो वहां जा करके ये सारी नदियां गिर जाती, क्योंकि गंगा से मिलते हुए जाती है तो सारी नदी एक साथ मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर जिला का नाम हमसे पूछे तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कोसी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और पटना, ये कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार का कौन कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किधर पड़ता है? इधर नेपाल की तरफ पड़ता है। मतलब उत्तरी क्षेत्र का जो हमारा जिला होगा वो कुल 7 जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। शिवहर को यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि शिवहर बहुत छोटा जिला है, ठीक है, और ये सीतामढ़ी के बाद आता है। मतलब ये कौन कौन सा जिला आ जाएगा? पश्चिम चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण आएगा, सीतामढ़ी आएगा, मधुबनी आएगा, सुपौल आएगा, अररिया आएगा और किशनगंज आएगा। मतलब ये कुल 7 जिला है जिसका सीमा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। देखिए इसको और डिटेल से समझ लीजिए। जैसे नेपाल का, ये नेपाल का क्षेत्र है तो ये नेपाल का बॉर्डर होगा, इस तरफ से ऐसे ये नेपाल का बॉर्डर चलेगा। तो इसमें कौन कौन सा जिला आ रहा है? तो वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ये कुल मिलाकर 7 जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। इससे पहले बिहार और झारखंड जो था वो बंगाल में ही आता था, ठीक है। बहुत विद्रोह होने के बाद 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में यह फैसला हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र को अलग किया जाए। उसी टाइम बिहार को अलग करने की मांग हुई। उस टाइम सब कुछ कोलकाता से कंट्रोल होता था। क्यों होता था? क्योंकि वहां अंग्रेजों का गढ़ था। मतलब फाइनली 22 मार्च को बिहार को अलग कर दिया गया, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को जब बिहार को अलग किया गया तो उसी को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि पटना में मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार की जो सचिवालय प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 1912 से लागू हुई। कब से हुई? 1 अप्रैल 1912 से लागू हुई, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि बिहार का कौन कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है? तो कुल 7 जिला हम बताए थे। दूसरा है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। फिर है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार की सचिवालय प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 1912 से शुरू हुई। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। किसको अलग किया गया? उड़ीसा को अलग किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और उसके बाद उड़ीसा एक नया राज्य बना। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। किस 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। और उसके बाद झारखंड भी नया राज्य बना। ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र होता है, क्योंकि झारखंड कहाँ पे आता है? दक्षिण में आता है, साउथ वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ बहुत सारे रॉ मटेरियल है, आज भी बहुत सारे खाद्यान्न झारखंड में है। अब पूछ रहे हैं कि बिहार की संरचना कैसी है। मतलब बिहार का जो डायमेंशन है वो रेक्टेंगुलर है। मैप में आप देखे हुए थे कि बिहार का जो डायमेंशन था वो रेक्टेंगुलर था। मतलब अगर क्वेश्चन है बिहार की संरचना कैसी है, तो बिहार की संरचना आयताकार है, ठीक है। क्या है? आयताकार।
वही पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रहेगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बोले तब, या वर्ग किलोमीटर बोले तब, ठीक है। ये 93 लाख हेक्टेयर के बराबर है। किसके बराबर है? 93 लाख हेक्टेयर के बराबर है, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये जो हमारा बिहार का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। वहीं आगे का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल के आधार पे बिहार 13वें स्थान पे है। लेकिन एक चीज और गौर करने की बात है कि जिस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय बिहार 12वें स्थान पे आता था। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिएगा, अगर क्वेश्चन में सीधा दिया रहे कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान कितना है तो 13वां स्थान हो जाएगा। बट वही क्वेश्चन में ये ऐड कर दे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारा से पहले बिहार का स्थान कितना था, तो उस सिचुएशन में हम 12वां लेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है। पहला हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का आता है, यूपी का आता है। दूसरा जो है वो महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है? दूसरा महाराष्ट्र का आता है, ठीक है, और तीसरा बिहार का आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। आप इसको मैप को अगर गौर से देखिएगा तो मैप से ही पता चल जाएगा आपको कि मैप में जिसका क्षेत्रफल ज्यादा वो लिया हुआ रहेगा वही जिला बड़ा होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा जिला की बात हो तो शिवहर है। आप गौर से मैप को अगर नहीं देखिएगा तो शिवहर दिखाई भी नहीं पड़ेगा। मतलब बिहार का सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? शिवहर। बिहार के अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का औसत घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। वहीं अगर हम शिवहर के घनत्व की बात करें तो शिवहर का घनत्व सबसे ज्यादा है। मतलब शिवहर का घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। अगर बिहार के हम पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। ध्यान रहेगा, पूरब में पश्चिम बंगाल है, वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। 2 बार रिपीट करने के पीछे ये रीजन है कि जीएस वाला जो टॉपिक होता है ना, मैथ्स की तरह तो आप आसानी से उसको समझ नहीं सकते हैं। तो 1-2 बार जब आप सुनेंगे या 1-2 बार जब आप देखेंगे तो वो आसानी से आपके माइंड में आ जाएगा और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, ठीक है। कौन सा राजकीय वृक्ष? पीपल है। बिहार की राजकीय मछली, राजकीय मछली की अगर हम बात करें तो बिहार की राजकीय मछली देसी रोहू है, ठीक है। रोहू का नाम तो सुने ही होंगे ना सब लोग। रोहू मछली, मतलब जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, मतलब मांसाहारी जो खाते होंगे वो तो मछली खाते होंगे। तो देसी रोहू है बिहार की राजकीय मछली। अगर राष्ट्रीय फूल की बात करें तो गेंदा है। राजकीय फूल क्या है? गेंदा है, ठीक। राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष है, ठीक है, जिसमें 2 स्वास्तिक चिन्ह लगा हुआ रहता है। बोधि वृक्ष और स्वास्तिक चिन्ह से बना हुआ एक चिन्ह। वहीं अगर हम राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू, मतलब हमारी 2 राजकीय भाषा है अब, हिंदी और उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, और वहीं दूसरी राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू। राजकीय गान की बात करें तो हमारा बिहार का राजकीय गान है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन। ध्यान रहेगा, कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत नमन, ठीक है। वहीं अगर हम राजकीय गीत की बात करते हैं तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाम कर, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच कर ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे, ठीक है। क्या बोले हैं? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। यही बिहार का राजकीय गीत। बिहार के अगर हम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 7305.99 किलोमीटर है, ठीक है। 7305.99 किलोमीटर, मतलब इसको अप्रोक्स 7306 किलोमीटर मान लिया गया। वहीं अगर हम वनों के घनत्व की बात करें तो वनों का घनत्व 7.96% है, ठीक है।
कितना 7.96% है वनों का घनत्व। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला बिहार में जमुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिला क्या है? जमुई है। वहीं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जहानाबाद। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? जहानाबाद है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि बिहार में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। बिहार में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां आती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है। और मिट्टी में नमी बनी रहती है और सालों भर, मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां सालों भर पानी रहता है, मतलब इस वजह से धान की खेती ज्यादा की जाती है। क्योंकि धान की खेती में क्या होता है कि ज्यादा पानी का होना जरूरी होता है। अगर हम बिहार के साक्षरता दर की बात करते हैं, तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। कितना है? 61.8% है बिहार का साक्षरता दर। जिसमें अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें बिहार में, तो 71.21% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.21% है। और महिला साक्षरता दर 51.5% है। गुस्सा मत होइएगा, जो है वही हम बता रहे हैं। तो महिला का साक्षरता दर 51.5% है। ये बिहार की बात हो रही है। और बिहार का कुल मिलाकर के जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। अगर हम सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें, तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला हमारा रोहतास है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास है। और इसका जो साक्षरता दर है वो 73.37% है। कितना है? रोहतास का साक्षरता दर 73.37% है, जो कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला माना जाता है। वहीं अगर हम सबसे कम साक्षर जिला की बात करें, तो सबसे कम साक्षर जिला हमारा पूर्णिया है। ठीक है, बिहार का पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षर जिला है। सबसे गर्म जिला की बात करें तो गया है। और सबसे ठंडा जिला की बात करें तो भी गया ही है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गया जो है वो पहाड़ी इलाके में पड़ता है। पहाड़ी इलाके में पड़ने की वजह से गर्मी भी ज्यादा लगती है और ठंडी भी ज्यादा लगती है। अगर सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें, तो सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर पहाड़ी है। और ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय मार्ग मतलब एनएच के कुल लंबाई की बात करें, तो राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई 5030.6 किलोमीटर है। कितना है? 5030.6 किलोमीटर है, जो कि एनएच की कुल लंबाई। अगर सबसे लंबा एनएच की बात करें, मतलब सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो एनएच 31 सबसे लंबा है। कौन सा सबसे लंबा है? एनएच 31 सबसे लंबा है, जो कि 415 किलोमीटर का है। कितने दूर का है? 415 किलोमीटर का है। और ये कहां से कहां तक है? तो गोपालगंज से कटिहार तक है। कहां से कहां तक है? गोपालगंज से कटिहार तक है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज, गोपालगंज से कटिहार तक। कुल हाईवे की अगर हम बात करते हैं, तो कुल 42 हाईवे हैं। कुल जिला की अगर बात करें, तो पीछे भी बताएं कुल 38 जिला है बिहार में। कुल प्रमंडल मतलब कुल कमिश्नरी की बात करें, तो कुल 9 प्रमंडल है। कुल अनुमंडल की बात करें, तो कुल 101 अनुमंडल है। अनुमंडल क्या होता है? तो जिला को संचालित करने का ही एक भाग होता है। और वहां का एसडीएम जो है वो हेड होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय मेधा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मेधा दिवस की बात कर रहा है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, 22 मार्च। यह एक सार्वजनिक अवकाश है और यह बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है? अगर हम द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें, तो वो हमारा उर्दू है, जो कि द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी को हमारी प्रथम राजकीय भाषा की दर्जा दिया गया है। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, अर्थात यह बहुभाषी देश है। यहाँ कुल 22 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22 भाषाएं बोली जाती है। अगर उत्तरी बिहार की बात करें या पूर्वी बिहार की बात करें, तो यहाँ मैथिल भाषा बोली जाती है। और वहीं दक्षिणी बिहार की बात करें तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आइए इसको बिहार के मैप से समझते हैं। उत्तरी बिहार, जैसे हम मधुबनी की बात करते हैं, दरभंगा की बात करते हैं, तो इन सब जगहों पे मैथिली भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम दक्षिणी बिहार की बात करें, जैसे गया का बात करें, नवादा का बात करें, जहानाबाद का बात करें, बक्सर या भोजपुर, ये सब जो एरिया हुआ, यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अभी तक भोजपुरी को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर हम 22 भाषाओं की बात करें, तो इसमें भाषाएं शामिल है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। मतलब ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं संविधान के 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वहीं डॉल्फिन जो हमारा जीव है उसको अंतरराष्ट्रीय जलीय जीव का नाम दे दिया गया है। तो हो सकता है किसी पेपर में क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि अंतरराष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो हम बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी की डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। गंगा नदी की डॉल्फिन प्लैनिस्टा गैंगेटिका, जिसे आमतौर पर सुन्स के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक डॉल्फिन है। यह भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में पाई जाती है। वहीं अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस से इसको मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस। तो हमें इस सब दिवस को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को चेंज कर भी सकता है या क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर सकता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है? अब नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करने की बात होती है तो ये किशनगंज जिला होता है। आइए इसको हम मैप से समझते हैं। जैसे इस मैप को अगर हम 4 पार्ट में बांटते हैं तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस जिले का सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो इधर नेपाल है, और अगर हम पूरब की बात करें तो इधर है पश्चिम बंगाल। तो नेपाल और पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला जो है दोनों को स्पर्श करता है, तो ये किशनगंज हमारा हो जाएगा। वहीं अगर हमसे पूछता कि सिर्फ नेपाल के सीमा की बात करता तो अररिया की बात करते, और अगर हमारा सिर्फ पश्चिम बंगाल का बात करता तो हम कटिहार की बात करते हैं। बिहार में 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हम खुद सीतामढ़ी से हैं, तो सीतामढ़ी और मधुबनी से जो भी लोग देख रहे हैं दबाकर लाइक करें। बिहार में केवल 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं: कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार में केवल 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं: कैमूर, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम बंगाल। इस सब को आप एकदम अच्छे से कंटेस्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी से भी कैसे भी चेंज कर सकता है। बिहार में केवल 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो वैसे हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो 2011 के बाद 2021 में होना था, बट लॉकडाउन की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था। संथाल राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जो राज्य की कुल एसटी आबादी का 48.5% है। उरांव और खरवार दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा की 3/4 से अधिक आबादी संथाल है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या 2 है। ठीक है। बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या और परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 243 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे, उसमें और डीप जाएंगे। एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो बिहार का 38वां जिला अरवल है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। और अगर पूछ दिया कि कौन है, या दूसरे नंबर पे कौन है, या तीसरा कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमाकर। तो बिहार में प्रमंडल जो है वो 9 है, और उसमें कौन कौन से है? तो एक है पटना, फिर है पूर्णिया, तिरहुत, भागलपुर, सारण, मुंगेर, कोसी, मगध और दरभंगा। कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है।
जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में स्थान है, तो बिहार का भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पटना है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.3% शहरी जनसंख्या है। भाई हम तो गांव से हैं, जितने भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वीडियो को जरूर लाइक करें। हम लोग दरवाजे पे ही दौड़ लेते हैं, तो जॉगिंग पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर का काम काज कर लेते हैं, पेरेंट्स के काम में हाथ बटा देते हैं, तो हम लोगों को जिम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग गांव से बिलोंग करके भी गर्व महसूस करते हैं। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई? 22 मार्च 1912 को। कब की गई? 22 मार्च 1912 को। बिहार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो बिहार का तीसरा स्थान आता है और क्षेत्रफल की बात करें तो 12वां स्थान आता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य को अलग कर दिया था। इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया। 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को झारखंड का नया राज्य बनाने का हवाला दिया गया था। बिहार में 6,845 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र आरक्षित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.27% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति थे। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत के रूप में पृथक हो गए। 22 मार्च 1912 को इसे पृथक किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग प्रांत बन गए। 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स डेविड शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जबकि मोहम्मद यूनुस को पहला राज्य मंत्री घोषित किया गया था। 2000 में झारखंड को बिहार से पृथक कर दिया गया था। तो ये सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से बिहार का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? जैसे अगर हम मैप की बात करते हैं तो मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर इस तरह से हम बांट देते हैं तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर है। और वहीं अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम का कितना है? 483 किलोमीटर। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में बिहार का पूरब से पश्चिम कितना है? तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 52.73 मीटर है। अभी हम पीछे फीट में बताए थे। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 879.4 मीटर है। निम्नलिखित में बिहार का सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है? तो बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? कैमूर जिला स्थित। कैमूर में राष्ट्रीय उद्यान भी है और कैमूर की सीमा किससे मिलते हैं? उत्तर प्रदेश यूपी से मिलती है। ठीक है, देखिए बिहार का मैप है। बिहार का मैप इतना अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना, जैसे उत्तर में या दक्षिण में या पूरब में पश्चिम में कौन सा जिला है, या कोई भी जिला का नाम दे देगा, बोलेगा कि ये किस तरफ है, उत्तर में है या दक्षिण में है, तो आसानी से हम बता सकते हैं अगर हमें मैप अच्छे से याद रहेगा तो। जैसे हमसे पूछा था सबसे पश्चिम में, और सबसे पश्चिम में कौन सा है? कैमूर है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन था पश्चिम चंपारण। अब ऐसा नहीं है, गलती कर लीजिएगा कि पूछ रहा है सबसे पश्चिम में तो पश्चिम चंपारण दे देना है, ऐसा गलती नहीं करिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो ये बांका हो जाएगा, क्योंकि कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये सब पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे बांका सबसे दक्षिणी तरफ है, और बात कर रहा था पश्चिम बंगाल का तो पूरब में पश्चिम बंगाल हमारा आता है, तो ये तो किशनगंज, पूर्णिया या कटिहार रहता अगर पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने की बात होती तब।
बट यहाँ पे हमसे पूछा था कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए बांका होगा। निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती? नेपाल से स्पर्श नहीं करने का बात कर रहा है तो गोपालगंज हो जाएगा। जो भी लोग सीतामढ़ी से होंगे उनको पता होगा कि सीतामढ़ी का, मधुबनी का या अररिया का, ये सब जो है ये नेपाल से सटा हुआ जिला है हमारा, तो मतलब नेपाल से इसका सीमा टच होता है। वैसे मैप देखकर इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो बिहार का मैप आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है, अपने बेडरूम में रखिए या स्टडी टेबल के पास रखिए। मतलब रोज आपको 2 से 3 बार उस मैप पे नजर आना चाहिए, जिसमें हर एक जिला आपको दिखे, लेफ्ट में, राइट में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में कौन जिला किस तरह से है, उसका कैसा पोजीशन है, वो सारा चीज आपको दिखते रहना चाहिए, एकदम माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो अगर हम दक्षिण में बिहार के मैप को देखेंगे तो दक्षिण में हमारा नवादा या औरंगाबाद या गया आता है। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें क्या है? गया है, तो गया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार क्या है? भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार के 38 जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। इसका क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 39,35,042 है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से है। इसकी जनसंख्या 58,38,465 है। ये भी 2011 के जनगणना की बात कर रहा है, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, बस इतना ही नहीं ध्यान रखना है। शिवहर का क्षेत्रफल कितना है वो भी ध्यान रखना है, मतलब हर जिले का हमें क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है। बिहार राज्य के कितने जिलों की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श करती है? तो 8 जिलों की सीमा जो है बिहार के, वो झारखंड से स्पर्श करती है। और वो कौन कौन है? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। ये कुल 8 जिला है जो कि बिहार का है और झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। बिहार राज्य के कितने जिलों की सीमा नेपाल के साथ स्पर्श करती है? तो 7 जिलों की सीमा जो है वो नेपाल के साथ स्पर्श करती है। और वो 7 जिला कौन कौन है? तो पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला जो है वो जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? सम्मिलित है की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अंगिका, मैगी और भोजपुरी के बारे में तो जस्ट हम अभी पीछे बताए थे कि भोजपुरी को सम्मिलित अभी तक नहीं किया गया। अंगिका और मगही इस सब को भी सम्मिलित करने की बात चल रही है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित है, तो मैथिली भाषा जो है, जो कि 8वीं संविधान की अनुसूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमंडल नहीं है? कौन सा प्रमंडल नहीं है पूछा है, नहीं वाला क्वेश्चन है, मतलब कटिहार जो है वो हमारा प्रमंडल नहीं है। पीछे जस्ट बताया था कि 9 प्रमंडल है, जिसमें पटना, दरभंगा और मुंगेर ये सारा आता है। बिहार राज्य के 9 प्रमंडलों के तहत 38 जिलों में विभाजित किया गया है। गंगा नदी द्वारा राज्य की 2 असमान हिस्सों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित किया गया है, जो मध्य से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बिहार में सबसे सामान्य मृदा भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र की गंगा नदी की जलोढ़ मृदा है। गंगा चौसा से बिहार में प्रवेश करती है, जो भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है। राज्य में प्रमंडल पटना, सारण, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, मतलब ये कुल 9 प्रमंडल हैं। गंगा की सहायक नदियां गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन, कर्मनसा, पुनपुन ये सब बिहार से होकर बहती है। गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियां हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे की सहायक नदियां यमुना, तमसा, कर्मनसा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, चंदन, अयोज, दामोदर, रूपनारायण ये सारी नदियां हैं। तो इन नदियों का नाम भी हमें एकदम कंठस्थ करके रखना है। बिहार का सबसे पूरब में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे पूरब में किशनगंज जिला स्थित है। मैप पे आप आसानी से देख सकते हैं। बिहार का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? पश्चिम चंपारण है।
आइए एक बार और मैप को अच्छे से देख लेते हैं। पूरब की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, ये सारा पूरब में आता है। पश्चिम की बात करें तो गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, ये सारा पश्चिम में आता है। अगर उत्तर की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सारा उत्तर वाले में आता है। और दक्षिण की बात करें तो औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना, ये सारा दक्षिण में आता है। क्योंकि इस मैप को अगर हम 4 पार्ट में बांटते हैं तो ईस्ट मतलब ये पूरब हो गया, ये वेस्ट पश्चिम हो गया, ये ऊपर नॉर्थ उत्तर हो गया, और नीचे साउथ मतलब दक्षिण हो गया। अगर हम बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं तो इनके बारे में कह रहा है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह सन 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक। इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह ने कंपनी के सैनिकों को जगदीशपुर के पास खदेड़ कर जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा उतार फेंका था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, मतलब बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। या नहीं तो पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को हुआ था। वहीं पूछ सकता है कि इनका जन्म किस जिले में या किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ था। या नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा किसने उतार फेंका था? तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। और कब ऐसा हुआ था? तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। फिर कह रहा है कि लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाने के कारण कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अमर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह के वीर गति प्राप्त हो जाने के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन की कमान संभाली। मतलब ये अमर सिंह कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, ठीक है, ध्यान रहेगा। बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? तो अमर सिंह था। अंग्रेजों के विरुद्ध अमर सिंह को छापामार युद्ध लड़ाई के लिए भी जाना जाता था। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इनका प्रमुख हरकिशन सिंह को बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? तो अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इसका प्रमुख किसको बनाया गया? तो हरकिशन सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए हम लोग इसको एकदम डिटेल में लेकर के चल रहे हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बस आप लोग बने रहे। उसके बाद कह रहा है कि नवंबर 1858 ईस्वी को अमर सिंह की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अमर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1858 ईस्वी में हुई। और किस वजह से हुई? तो बीमारी के कारण हुई, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पीर अली। पीर अली के बारे में कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल पीर अली पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे। मतलब पीर अली सबसे पहला बात कि वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना सिटी के रहने वाले थे। और पटना सिटी में वो काम क्या करते थे? तो पुस्तक विक्रेता का काम करते थे, मतलब पुस्तक बेचते थे वो। फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पीर अली और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि पीर अली को कब गिरफ्तार किया गया, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पीर अली और उनके साथियों को भी उनके साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कह रहा है कि जब पटना के कमिश्नर टेलर ने फांसी से पहले पीर अली से कहा कि तुम अगर अपने नेताओं और साथियों का नाम बता दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। इस पर पीर अली खान का जवाब था कि जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब जान बचाना जरूरी होता है, पर जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब जान दे देना जरूरी हो जाता है, और ये वक्त किसका है? तो जान देने। फिर कह रहा है कि 7 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली और उनके कई साथियों को बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि पीर अली को फांसी की सजा कब हुई, तो 7 जुलाई 1857 ईस्वी। और फांसी कैसे दी गई? तो उनको और उनके कई साथियों को बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया। इनके लिए एक डायलॉग है कि देश की खातिर अंग्रेजों के हाथों फांसी पर लटक गए पीर अली खान नहीं बताया अपने साथियों का नाम। मतलब देश की खातिर वो क्या किए?
फांसी पे लटक गया। मतलब उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो अपने साथियों का नाम बता दो तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होगी, फिर भी उन्होंने क्या किया, फांसी स्वीकार किया, बट अपने साथियों का नाम नहीं बताया। नेक्स्ट है हमारा अली इनाम। इनके बारे में कह रहा है कि अली इनाम को 1912 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रथम बिहारी जज कौन थे, तो वो कौन थे, अली इनाम थे। और उनको कब नियुक्त किया गया, तो 1912 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया। वही कह रहा है कि 1910 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा अली इनाम को सर की उपाधि दी गई। मतलब अली इनाम को सर की उपाधि कब मिली, तो 1910 ईस्वी को मिली। और किसने ये उपाधि दी, तो ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी। फिर कह रहा है 1917 ईस्वी को पटना हाई कोर्ट में अली इनाम को पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया गया। मतलब 1917 ईस्वी में इनको पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में चुना गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट में जज के रूप में अली इनाम को कब नियुक्त किया गया, तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट केबी सहाय है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कृष्ण बल्लभ सहायक अग्रणी नेता थे। मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का हुआ था उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो कृष्ण बल्लभ सहाय किए थे, जिनका नाम शॉर्टकट में केबी सहाय से भी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने आईसीएस का पद ठुकरा दिया। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना था इनको, तो वो पहले से आईसीएस के पद पे थे, तो उनको वो ठुकरा दिए, मतलब उस जॉब को वो रिजाइन कर दिए। फिर कह रहा है कि बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार में, मतलब बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी कृष्ण बल्लभ सहाय को चुना गया। कृष्ण बल्लभ सहाय कार्य कर चुके थे, मतलब वो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। भूमि सुधार का जनक माना जाता है। मतलब कृष्ण बल्लभ सहाय को भूमि सुधार का जनक भी माना जाता है। 1947 ईस्वी में विधानसभा में जमींदारी प्रथा उन्मूलन का भी श्रेय कृष्ण बल्लभ सहाय को दिया जाता है। मतलब अगर जमींदारी प्रथा उन्मूलन का बात करें तो उसका श्रेय किसको जाता है, कृष्ण बल्लभ सहाय को जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशरथ माझी। इसके बारे में कह रहा है कि दशरथ माझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की इस महान विभूति ने अकेले ही अपने दम पर 22 वर्षों के लंबे प्रयास से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ी को काटकर सड़क का निर्माण किया और गांव वालों की शहर से दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। मतलब दशरथ माझी को माउंटेन मैन से के नाम से भी जाना जाता है। और उनके गांव में, मतलब उनके गांव से शहर के बीच जो जाने का रास्ता था वो पहाड़ी की वजह से 55 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ जाता था। तो उस पहाड़ी से कोई रास्ता नहीं बन रहा था, इसलिए उसने पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया। तो 55 किलोमीटर से घट के वो रास्ता कितने का हो गया, मात्र 15 किलोमीटर का हो गया। और इस पहाड़ी को काटने में, क्योंकि अकेले इन्होंने काम किया था, तो इसको काटने में लगभग 22 वर्ष का इनका टाइम लग गया था। 2015 में केतन मेहता ने दशरथ माझी की जीवनी पर आधारित फिल्म माझी द माउंटेन मैन बनाई थी। एक फिल्म भी आया था माझी द माउंटेन मैन करके, वो 2015 में बना था, जो कि दशरथ माझी के जीवनी पे आधारित है। उस फिल्म में सारा कुछ दिखाया गया है कि किस तरह से इन्होंने पहाड़ को काटा था। मतलब कैसे एक एक करके वो दिन रात एक करके मेहनत करके उतने ऊंचे पहाड़ को, उतने लंबे चौड़े पहाड़ को काटा। उसमें उनको बहुत टाइम लगा, क्योंकि 22 वर्ष का उम्र बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है वो जवानी से बूढ़े हो गए होंगे, फोटो से भी आपको पता चल रहा है कि बुढ़ापा उनका आ चुका हुआ था। नेक्स्ट हमारा है भोला पासवान शास्त्री। इनके बारे में कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आएगा भोला पासवान शास्त्री का। फिर कह रहा है कि राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भोला पासवान शास्त्री ने किया था। मतलब एक पत्रिका आती थी राष्ट्र संदेश नाम से, उसके संपादक कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। मतलब उसका संपादन भोला पासवान शास्त्री ने किया था। इनके बारे में आगे कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री 3 बार अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मतलब ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रहा है कि अल्प समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए इनको मुख्यमंत्री के पद पे रखा गया। अब रीजन जो भी रहा हो, बट कम ही समय के लिए मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। फिर कह रहा है भोला पासवान शास्त्री को राजनीति के संत के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सारा बात।
इनके जीवन परिचय के बारे में कह रहा है भोला पासवान शास्त्री के बारे में कि 21 सितंबर 1914 ईस्वी में बिहार, जो कि वर्तमान के पूर्णिया जिले के बैरगाछी में जन्म हुआ था। अभी वर्तमान की बात हो रही है, तो पूर्णिया जिले के बैरगाछी में इनका जन्म हुआ था। 1938 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU से शास्त्री की उपाधि इन्होंने हासिल की। विधानसभा में 4 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष रहे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले चेयरमैन बने। कोई संतान नहीं थी, पैतृक गांव में परिवार के लोग रहते थे। मतलब इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1984 ईस्वी को हुई और इनके पास कोई संतान नहीं था। इसकी वजह से इनका जो भतीजा विरंची पासवान था, उन्होंने ही मुखाग्नि दी थी। नेक्स्ट है BP मंडल। इनके बारे में कह रहा है कि 1968 ईस्वी में BP मंडल अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे ये बिहार के मुख्यमंत्री? 1968 ईस्वी में। फिर कह रहा है मोरारजी देसाई द्वारा गठित 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब इनको 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार जो होता है उस आयोग का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट शारदा सिन्हा, नाम तो सुने ही होंगे। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका है। छठ पूजा, शादी विवाह इत्यादि विषय पर इनके द्वारा गाए गीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि बहुत सारे अभी सॉन्ग बजते हैं अलग अलग सिंगर के, बट इनका जो सॉन्ग है वो आज भी पॉपुलर है। शारदा सिन्हा को लोकगीतों के कारण बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब शारदा सिन्हा के एक और दूसरा नाम क्या है? बिहार कोकिला। शारदा सिन्हा को वर्ष 2018 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इनको पद्म भूषण कब मिला था? वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है हमारा महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी का जन्म अप्रैल 1922 ईस्वी में मधुबनी जिले में हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि महासुंदरी देवी का जन्म कब हुआ था, तो अप्रैल 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मधुबनी जिले में हुआ था। ये बिहार के मधुबनी जिले की बात हो रही है। मिथिला पेंटिंग की निपुण कलाकारी को मधुबनी स्टेशन की दीवारों पर, जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर तथा दिल्ली के राज्यसभा परिसर में उकेरी कलाकृतियों में देखा जा सकता है। मतलब ये पेंटिंग करती थी और मधुबनी जो है वो मिथिला में आता है, इसलिए मधुबनी की पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी पेंटिंग को स्टेशन की दीवार, मधुबनी के स्टेशन की दीवार पर, जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर और दिल्ली के राज्यसभा परिसर में, इस सारे जगहों पर देखा जा सकता है। इन्होंने मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिकी सहयोग समिति नामक एक सहकारी समाज की स्थापना की, जो हस्तशिल्प और कलाकारों के विकास का समर्थन करता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महासुंदरी देवी ने किस सहकारी समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिकी सहयोग समिति। फिर कह रहा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महासुंदरी देवी को बिहार सरकार द्वारा कला विभूति सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब इनको बिहार सरकार द्वारा कला विभूति का सम्मान मिला और भारत सरकार द्वारा गुरु का सम्मान मिला। नागार्जुन की अगर बात करें तो कह रहा है कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। नागार्जुन एक महान साहित्यकार थे। इनकी कविताओं में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से विद्रोह की झलक मिलती है। मतलब सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी उटपटांग रही होगी, तो इनकी कविता से उसमें विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। इनकी रचनाएं हिंदी के अलावा मैथिली में भी देखने को मिलती है। क्योंकि ये मधुबनी के थे तो मैथिली भाषा इनकी थी, तो मैथिली में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। फिर कह रहा है कि नागार्जुन द्वारा रचित मैथिली पत्रहीन नग्न गाछ, मतलब एक कविता का नाम है। ये कविताओं का एक संग्रह है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इसमें पत्रहीन नग्न गाछ उनकी बहुत सारी कविताओं में से एक कविता है और जिसको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमको कहा था, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, कुंभी पाक, उग्र तारा, दीपक, विश्वबंधु, ये सब इनकी कुछ कृतियां थी। नेक्स्ट हमारा है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कह रहा है कि इनका जन्म
मार्च 1921 ईस्वी को अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो अररिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो मार्च 1921 ईस्वी को। फिर कह रहा है कि फणीश्वरनाथ द्वारा रचित अधिकांश कृतियों ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। मतलब इनकी जो कृतियां थी वो किससे जुड़ी थी? तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई थी। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना मैला आंचल, जो आज के टाइम में भी फेमस है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके कारण फणीश्वरनाथ रेणु को साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब इनको कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 1954 ईस्वी में जो मैला आंचल नाम की एक रचना ये किए हुए थे, उसी के वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को कहा जाता है। रेणु की प्रसिद्ध कृतियां, रेणु मतलब फणीश्वरनाथ रेणु की बात कर रहा है, इनकी कृतियां क्या सब है? प्रसिद्ध जो है वो है मैला आंचल, एक आदिम, रात्रि की महक, जुलूस, दोपहर की धूप, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट हमारा है भिखारी ठाकुर। इनके बारे में कह रहा है कि भिखारी ठाकुर का जन्म वर्ष 1887 ईस्वी में सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में हुआ। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? तो नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिछली वीडियो में भी भिखारी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे। एक क्वेश्चन था पिछली वीडियो में कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर था भिखारी ठाकुर। उसमें भी हम लोग डिटेल पढ़े हुए थे इनके बारे में। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि भिखारी ठाकुर द्वारा लोकप्रिय भोजपुरी साहित्य की रचना की गई, जिसमें सामाजिक चेतना और समाज की नैतिकता को कवि, गायक और नाटककार के रूप में दिखाया जाता था। आगे कह रहा है भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृतियां हैं बेटी बेचवा, विदेशिया, राधे श्याम बहार, पुत्र बधू, भाई विरोध, गंगा स्नान, विधवा विलाप, गबर पिचोर, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियां। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। ध्यान रहेगा कि भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में जो भी भूमिका निभाते हैं उन साहित्यकारों को किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान। इस सम्मान का ही नाम है भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान, और इसी से उन्हें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कह रहा है कि इनका जन्म सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। ध्यान रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था, और जो किधर है? तो बेगूसराय जिले में है। और इनका जन्म हुआ कब था? तो सितंबर 1908 ईस्वी को। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध महान कवि दिनकर की अधिकांश कविताएं राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। मतलब ये राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड ये कविता लिखते थे, इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। वीर रस कहने का यहाँ पे सेंस हुआ कि यहाँ जो भी ये कविता लिखते थे उसमें वीरता की झलक दिखाई पड़ती थी। रामधारी सिंह दिनकर बिहार विद्यालय के मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। मतलब ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, तो उसमें स्नातकोत्तर में हिंदी विभाग के ये विभाग के अध्यक्ष भी रहे हुए थे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, इंदु गीत, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय नील कुसुम, सामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे को हरिनाम इत्यादि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस कवि को या किस लेखक को किस ईस्वी में पुरस्कार मिला और किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला और कौन सा पुरस्कार मिला। ये सारा चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बना हुआ इसका रहना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के लिए नोट्स बना सकते हैं। दोबारा पढ़ने के लिए घर पे आप नोट्स बनाइए। इस वीडियो के PDF फाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार रिपीट करिए।
क्योंकि बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आज तक हुआ है उसमें बिहार का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सारा कुछ बिहार से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके बारे में कह रहा है कि इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में अगर पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो बेनीपुर गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था, तो भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बारे में कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को उनके साहित्य, क्रांतिकारी विचार, पत्रकारिता और संपादकीय कौशल जैसी अनेक भूमिकाओं के कारण कलम के सिपाही भी कहा जाता है। मतलब इनका दूसरा नाम या इनका निक नेम हम कलम का सिपाही बोल सकते हैं। फिर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी प्रसिद्ध रचनाओं के कारण 8 वर्ष तक जेल में बिताए, जो इनके देश के प्रति समर्पण को दिखलाता है। मतलब 8 वर्ष का उम्र अगर जेल में बिताना है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसके लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव झलकती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था और उस समय इनकी प्रसिद्ध रचना के कारण इनको ऐसा हुआ था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी कवि हुआ करते थे, मतलब जो कविता या कहानी इस तरह का कुछ लिखते थे, तो उससे देश प्रेम झलकता था। और इसकी वजह से अंग्रेज जो भी थे वो उनसे चिढ़ते थे और उनको किसी को अलग अलग दंड दिया करते थे। प्रसिद्ध नाटक अम्बपाली की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में की थी। मतलब जब वो सेंट्रल जेल में थे, और किस सेंट्रल जेल में थे, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे। और उस जेल में रहते हुए भी उन्होंने अम्बपाली नामक नाटक की रचना की थी। राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचनाएं कैदी की पत्नी, मतलब जिस समय वो जेल में थे उसी समय इन्होंने इसकी रचना की थी। माटी की मूरत, सीता की माँ, लाल तारा, चिता के फूल, संघमित्रा, शकुंतला, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इस सब को भी आप माइंड में कॉन्सेप्ट इसका बनाइए, 1 से 2 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बन जाए। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति का जन्म लगभग 1380 ईस्वी के आसपास मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में हुआ था। मधुबनी जिला में बिस्फी पड़ता है। अगर मधुबनी से कोई लोग देख रहे होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा बिस्फी के बारे में। विद्यापति को मैथिल कोकिल के रूप में भी जाना जाता है। श्रृंगार एवं शास्त्र की महाकवि विद्यापति के अनेक राजाओं के दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया तथा मैथिली को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। फिर इनके बारे में कह रहा है कि विद्यापति की प्रमुख कृतियां हैं मणि मंजरा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति कला, कीर्तिपताका, गोरक्ष विजय, मणि मंजरा, पदावली, ये सब इनकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट हमारा है विदेश्वर पाठक। विदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को बिहार के रामपुर नामक गांव में हुआ था। विदेश्वर पाठक द्वारा 1970 ईस्वी में सुलभ इंटरनेशनल नामक स्थापना की गई। सुलभ इंटरनेशनल का कार्य मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना। ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेश्वर पाठक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बिहार के रामपुर में हुआ था। इस सामाजिक कार्यों के लिए विदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका। बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव नामक स्थान पर हुआ था। मशहूर संगीतज्ञ एवं महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम कमरुद्दीन, मतलब ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई का वादन किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ, तो 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ, तो बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव नामक गांव में हुआ। और ये किस चीज़ के लिए मशहूर थे, तो ये शहनाई बजाते थे, मतलब शहनाई वादक के रूप में ये मशहूर थे। बिस्मिल्लाह खां को 1956 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2011 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब इनको इतने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं।
बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गई। नेक्स्ट है श्री रामविलास पासवान। इनके बारे में कह रहा है कि श्री रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो खगड़िया जिले के दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। रामविलास पासवान को दशकों तक केंद्र सरकार में मंत्री तथा 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने आपातकाल का पूरा दौर जेल में गुजारा था। आपातकाल पश्चात जनता दल में ये शामिल हो गए। आपातकाल का मतलब इमरजेंसी से है। उस समय अंग्रेजों के टाइम में अक्सर इमरजेंसी आपातकाल लगती थी, तो उस दौरान ये कहाँ थे? तो जेल में वो गुजारे थे। रामविलास पासवान को वर्ष 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामविलास पासवान को कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2021 में। लेकिन उस टाइम वो क्या थे? तो मर चुके थे। ध्यान रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो आंसर दे रहा है जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आगे हम देखते हैं डिटेल में। कह रहा है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की। वे 1969 ईस्वी में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। बाद में वह 1974 ईस्वी में लोक दल में शामिल हो गए और इसके सचिव बने। उन्होंने पहली बार 1977 ईस्वी में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किए। वह 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुने गए। मतलब ये जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कितने बार चुने गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार चुने गए। ठीक है, ध्यान रहेगा। 8 बार ये जनता पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए। और सबसे पहला उनको कब चुना गया था? तो 1977 ईस्वी में इनको चुना गया था और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उनको चुना गया था। तो 8 और 1 ये मिला करके कितना बार हो गया? 9 बार इनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो पहला है ऑप्शन हमारा 10वीं लोकसभा, दूसरा है 11वीं लोकसभा, तीसरा है 12वीं लोकसभा, चौथा है 13वीं लोकसभा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड 11वीं लोकसभा। इनके बारे में और डिटेल समझ लेते हैं। कह रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने लोकसभा में बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लगातार 5 बार लोकसभा में बिहार से वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। विधानसभा में उन्होंने बेलसंड का प्रतिनिधित्व किया। 5 बार निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 5 बार बेलसंड निर्वाचन क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व किए। हाल ही में 13 सितंबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 की जटिलताओं से उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रहेगा कि रघुवंश प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो 13 सितंबर 2020 को हुई थी। और उस टाइम किस वजह से मृत्यु हुई थी? कोविड-19 की वजह से हुई थी। क्वेश्चन है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है हमारा राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल, ब्रज किशोर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा हमारा मजरूल हक। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे स्किप करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो अप्रॉक्स इसी से रिलेटेड रहेगा। और हमने डिटेल सिलेबस का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें सारे टॉपिक्स को एक एक कन्फ्यूजन को हम दूर किए हुए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के कृषक नेता थे। बिहार किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रहेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो बिहार के कृषक थे और वो नेता भी थे। और बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष और एनजी रंगा के महासचिव के रूप में की गई। स्वामी विद्यानंद 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय? तो इसका ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ और पटना।
तो आंसर हमारा हो जाएगा छपरा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान बिहार के छपरा जिले में 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। उनके मूल नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यान और नागनारायण जैसे स्थानीय नेताओं ने बिहार के छपरा में असहयोग का संदेश फैलाया। महापंडित राहुल सांकृत्यान, जिन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता, मतलब राहुल सांकृत्यान को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता। 1920-22 ईस्वी में जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें भी ये शामिल। क्वेश्चन है हमारा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के रूप पद से त्याग पत्र कब दिया? तो ऑप्शन है 1942, 1930, 1913, 1911। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये बांकेपुर जेल का बात हो रहा है। राजेंद्र बाबू को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दोपहर 11-12 बजे दिन में सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे वो आसीन हुए थे। मतलब पटना नगर पालिका का चेयरमैन उन्हें घोषित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न प्राप्त करने वालों में से एक थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1962 ईस्वी की बात हो रही, मतलब इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ। वहीं मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो कि 1966 ईस्वी में उनको भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो वो इंदिरा गांधी है, उनको 1971 में मिला। उसके बाद है भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा था, तो 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई। फिर है 1976 ईस्वी में फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो मतलब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, वो किन्होंने किया था? तो जगजीवन राम, इन्होंने ही कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1976 ईस्वी में। डिटेल इसके बारे में कह रहा है कि बाबू जगजीवन लोकप्रिय रूप में बाबूजी के रूप में जाना जाता है। एक राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय का एक योद्धा, दलित वर्ग के नेता और एक उत्कृष्ट सांसद। 1931 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसके सदस्य बने। वह 1934-35 ईस्वी में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए संपित संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के नींव में सहायक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब